जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू खमर साहब फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आपके सुनने वालों सबको मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम। और मेरी रिक्वेस्ट है कि वो फटाफट जाएं और कॉन्वर्सेशंस को भी सब्सक्राइब करें, अपने सब्सक्राइब चैनल को करें। भी सब्सक्राइब करें और बिल, बेल आइकॉन जरूर दबाएं। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, मैंने भी किया हुआ है। एंड यू विल लर्न अ लॉट। डॉक्टर साहब, आज इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई क्या पिछले कुछ दिन से चल रहा था। और चीन के सदर का सऊदी अरब का दौरा, हमने पहले भी इस पे बात की, लेकिन क्योंकि ऑलमोस्ट चीज़ें कंक्लूड हो गई हैं, तो मैंने कहा, और साथ में एक जो सऊदी अरब के जो कैपिटल रियाज में एक चीन अरब कॉन्फ्रेंस भी हुई है। तो बेसिकली मैं आज चाहता था कि आपसे ये जो सऊदी अरब और चीन की जो नज़दीकी हैं, इसके क्या ग्लोबल पॉलिटिक्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, वाशिंगटन इसे कैसे देख रहा है, तो ज़रा इसको डिस्कस किया जाए। सो डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं ये सऊदी अरब और चीन की जो कुर्बत है, क्योंकि मैंने देखा है डेवलपमेंट एंड बाकी चीज़ों की तो बात हुई है, लेकिन साथ जो अरब्स हैं उन्होंने ये भी बात की है कि हमें सिक्योरिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी, इस पे भी हम चाहते हैं कि चाइना शुड कम फॉरवर्ड। तो हाउ डू यू सी सर? मतलब इट इज लाइक सेइंग के कोई जब नए बंदे को हायर करते हैं ना, पुराने को रिटायर करके जब नए बंदे को हायर करते हैं, उस तरह से दिस सीम्स टू बी लाइक एन ऑडिशन फॉर जी जिनपिंग। दूसरी चीज है, जिस तरह से जी जिनपिंग को इस्तकबाल किया गया, बड़े शानदार, मतलब जैसा कि बादशाह को रिसीव कर रहे हैं बादशाह के साथ। मीन आपने देखा हवाई जहाजें उड़ रही हैं, कलर्स छोड़ रहे हैं, घोड़ों की सवारी वगैरह। सो इट वाज आल्सो टू सिग्नल कि भाई हमने बाइडेन को तो इस तरह से ट्रीट करा, देखें अब जी जिनपिंग को हम किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। सो वो कॉन्ट्रास्ट वाज आल्सो देयर मैसेजिंग। तो इस कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरेबिया दो तीन चीज कर रहा था। एक, मुझे लग रहा है कि मिडल ईस्ट में चाइना के लिए उसने दरवाजा खोल दिया है। Saudi Arabia. So Saudi Arabia has invited China into the Middle East, और ना सिर्फ उसको मिलाया बल्कि अपने सारे दोस्त अहबाब सबको बुला लिए थे कि आओ चलो इनसे मिल लें। राइट, सो इट वाज दैट काइंड ऑफ एन अरेंजमेंट, क्योंकि यहाँ पे जी जिनपिंग की मुलाकात सऊदी अरेबिया से भी हुई, जीसीसी के लीडर्स से भी हुई, और दूसरे अरब लीडर्स के साथ भी हुई, इराक से और इजिप्ट से। तो मेरे ख्याल से ये एक कॉम्प्रिहेंसिव वेलकम है। और जिस हद तक इन्होंने अग्रीमेंट्स जो डेवलप किए हैं ना खबर साहब, दो आर वेरी सिग्निफिकेंट। कुछ 30 से ज़्यादा, 30-35 से ज़्यादा वो अग्रीमेंट्स हैं। और वो अग्रीमेंट्स ना सिर्फ दे आर लाइक अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, बट दे आर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। यानी सऊदी अरेबिया को चाइना ने बियॉन्ड ऑयल देखा है। That is the most important thing इस अरेंजमेंट में, इज लुकिंग एट सऊदी अरेबिया बियॉन्ड ऑयल। तो अग्रीमेंट एनर्जी के मामले में भी है। सऊदी अरेबिया इज नाउ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल to China. But they are talking about solar energy, they are talking about uh, hydrogen based energy, they are talking about technological IT के collaborations, defense के collaboration, tourism के collaboration, और they are also talking about cultural exchanges। और चाइना ने कहा कि हम रेकमेंड करेंगे, encourage करेंगे कि चाइनीज टूरिस्ट सऊदी अरब जाए और सऊदी अरब के टूरिस्ट यहाँ आए। और एक जो बहुत इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट ये भी हुआ है कि दे हैव बोथ अफर्म द प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेंटी और डोमेस्टिक अफेयर्स में नॉन इंटरफियरेंस। तो इसका मतलब ये है कि चाइना उइगर्स के साथ जो करना है वो कर ले, ना सऊदी अरेबिया कुछ बोलेगा, ना जीसीसी कुछ बोलेगा, ना अरब वर्ल्ड बोलेगा। और अगर ये सब खामोश होते हैं तो कौन बोलेगा फ्रॉम द मुस्लिम वर्ल्ड। सो एटलीस्ट वन फोर्थ ऑफ द दुनिया को मुझे लगता है कि चाइना ने एक ही स्ट्रोक में खामोश कर दिया है। हम्म। दूसरी चीज़ ये है कि चाइना ने भी वही कमिटमेंट दी है कि वो सऊदी अरेबिया के इंटरनल अफेयर्स में दखल नहीं देगा, व्हिच मीन्स कि अगर हथियार की ट्रेड शुरू हो जाती है, अगर चाइना से हथियार खरीदना शुरू कर देता है सऊदी अरेबिया, देन देयर विल बी नो ह्यूमन राइट्स कैवियार्ड्स या डेमोक्रेटाइजेशन के कैवियार्ड्स जो अमेरिका के साथ होते हैं। कि ऐसा कोई दबाव नहीं पड़ेगा कि आप ये चेंजेस लेकर आए, वो चेंजेस लेकर आए। जैसा आपने देखा है कि फीफा के दौरान कतर पे जो जिस तरह से मुसलसिल कतर की डोमेस्टिक पॉलिसीज पर
स्क्रूटनी हुई फार मोर देन किसी और मुल्क पर, तो उस तरह की स्क्रूटनी नहीं होगी सऊदी अरेबिया की। तो इन दैट सेंस इट विल बी फॉर सऊदी अरेबिया हैसल फ्री। उनका सऊदी अरेबिया को ये समझ में नहीं आता कि उन्होंने एक जर्नलिस्ट को मारा तो इतना क्या धूम हो गई अमेरिका में। इसराइल ने भी एक अमेरिकन जर्नलिस्ट को मार दिया, कुछ नहीं बोला। तो सऊदीया को ये समझ में नहीं आ रही कि इन्होंने एक को मारा, वो भी अपने ही बंदे को मारा। दैट्स व्हाट दे आर थिंकिंग ना, कि अरे हमने हमारे बंदे को मारा, वो भी थर्ड कंट्री में मारा, टर्की में। आप हमको पराया स्टेट बनाने चले। इतनी धूम सेनेटर्स कह रहे हैं कि वी शुड रीथिंक रिलेशंस विद सऊदी अरेबिया। फिर वहाँ इजरायली मार देता है उठाकर एक अमेरिकन जर्नलिस्ट को, तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, एज इफ इट्स ओके, राइट। तो ये डबल स्टैंडर्ड सऊदी अरेबिया डजंट एक्सपेक्ट फ्रॉम अमेरिका, क्योंकि सऊदी अरेबिया बहुत जमाने से इज अ फ्रेंड ऑफ द यूएस, काफ़ी क्लोज रिलेशंस रहे हैं इस मुल्क के। तो पिछले जब से ओबामा की प्रेसिडेंसी आई है, जब से सऊदी अरेबिया हैज बिकम वेरी नर्वस अबाउट द यूएस। उन्हें ऐसा लगता है कि यूएस कैन नॉट बी फुली रिलाइड अपॉन एनी मोर फॉर सिक्योरिटी। तो वो अब दूसरा दोस्त ढूंढ रहे हैं, दूसरा पार्टनर ढूंढ रहे हैं फॉर सिक्योरिटी गारंटीज, फॉर वेपन्स वगैरह। और ये सऊदी अरेबिया थोड़ा सा अलग है, क्योंकि दिस सऊदी अरेबिया इज विलिंग टू हैव एडवेंचर्स अब्रॉड। तो इन्होंने ये यमन से जो जंग की है, मुझे लगता है ये प्रैक्टिस जंग है। जैसा ट्रेनिंग व्हील पे साइकिल को लगा के चलाते हैं ना, साइकिल की ट्रेनिंग में उसके लेट अस सी के हाउ वी कैन डू दिस थिंग्स, तो सीख रहे हैं कि जंग करे तो कैसा करें। बेचारे यमन को मार डाला यमनियों को तबाह कर दिया इन दैट प्रोसेस। बट आई हैव अ फीलिंग कि, क्योंकि आपको याद है जब बहरीन में अरब स्प्रिंग की बात हो रही थी, सऊदी ने ट्रूप्स भेजे थे बहरीन में। यस, सो दैट वाज, टैंक भेजे। हाँ, तोपें भी भेजी थी, राइट। सो बट दैट वाज एन इंटरवेंशन उनकी तरफ से, तो दैट वाज ए मिलिट्री इंटरवेंशन जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था, वो भी ऑन देयर ओन। मतलब ऑफ कोर्स दे चेक्ड विद वाशिंगटन से अप्रूवल मिल गया होगा, बट दे डिड इट ऑन देयर ओन, राइट। तो ये पहले दैट वाज देयर फर्स्ट स्टेप, यमन इज देयर सेकंड स्टेप। हालांकि यमन के साथ 1950 में भी हुआ था जंग, विच वाज ए प्रॉक्सी वॉर विद इजिप्ट। ये प्रॉक्सी वॉर विद ईरान है। बट आई थिंक सऊदी अरेबिया इज नाउ बिकमिंग मोर एडवेंचरस फॉरेन पॉलिसी में। और इन ए वे इट इज ऑल्सो इंडिया की नकल कर रहा है इन फॉरेन पॉलिसी, विच मीन्स कि जैसा इंडिया कहता है ना कि वी बिलीव नाउ इन मल्टी अलाइनमेंट, कि हम सबके साथ अलाइन करेंगे। तो हो सकता है कि सऊदी अरेबिया आल्सो वांट्स ए मल्टी अलाइनमेंट फॉरेन पॉलिसी, कि हम चाइना से भी ताल्लुकात रखेंगे, रशिया से भी ताल्लुकात रखेंगे, इजराइल के साथ भी ताल्लुकात रखेंगे, इंडिया के साथ भी रहेंगे, और अमेरिका के साथ जितना अमेरिका चाहता है उतने ताल्लुकात हम रखेंगे। सो सो दे आर विलिंग टू वर्क विद एवरीबॉडी। एंड जहाँ तक कि अमेरिका का सवाल है, दे probably are going to leave the ball in the Americans court and say आप बताएं what kind of relationship you want। क्योंकि आप देखें, आप आगे पीछे हो रहा है अमेरिका। पहले कहा कि पराया स्टेट बना देंगे, फिर तेल के लिए वहां पहुंच गया, फिर वापस आके सेनेट में इतनी धूम हुई कि हम वी विल रीविजिट सऊदी रिलेशंस, फिर उठा के इनको इम्यूनिटी दे दी। अभी दिए ना, पिछले एक हफ्ता पहले। जी जी, हाँ, recent, ये सारी हाँ। चीजें इम्यूनिटी के बाद हो रही हैं। जब ओपेक ने तेल की प्राइस बढ़ाई तो दे वर वेरी अपसेट। तो उसमें क्या हो रहा है, अमेरिका जो कोशिश कर रहा है कि सारे मुल्कों की गर्दनें तोड़कर मैं यूक्रेन की खिदमत में लगा दूं, उसके वजह से दे आर यूएस इज गेटिंग ए लॉट मोर रेजिस्टेंस। यस। अगर लोगों को ये वादे नहीं होता कि ये हम पे जो तेल की कीमतों पे लिमिट्स लगा रहे हैं, रशिया के इंपोर्ट्स वगैरह जो कर रहे हैं, ये यूक्रेन के लिए कर रहे हैं, अगर ये क्लियर नहीं होता तो दे वुड हैव रिस्पेक्टेड यूएस डिमांड्स मोर, और यूएस डिमांड्स वुड नॉट हैव बीन सो अनरीजनेबल। समझे? तो बगावत जो इंडिया ने शुरू की, वो अब सऊदी अरेबिया तक पहुंच गई है, कि अमेरिका की जो हेजिमोनिक डिमांड्स हैं कि आप हमारी जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए आप अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट का नुकसान उठाए, वो अब दुनिया तैयार नहीं है। डॉक्टर साहब, एक बात यहाँ से मैं पूछना चाहता हूँ, इसी को लिंक करें अपने डिस्कशन को। क्या ऐसे तो नहीं है कि जो अमेरिकन्स हैं, दे वांट टू प्रॉप अप यूएई इन द मिडल ईस्ट एज कंपेयर टू सऊदी अरेबिया? क्योंकि अगर फॉर इंस्टेंस आप मिडल ईस्ट, ट्रम्प आया तो उन्होंने क्या किया, मोहम्मद बिन सलमान ने सारे मुसलमानों को अपने पीछे खड़ा कर लिया, ठीक है।
अभी शी जिनपिंग आए हैं, चलो बहुत सारे लोग हेड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट भी आए, लेकिन नुमाइंदे भी उनके वहां पहुंचे। आपको नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम दुनिया में ये बात चल पड़ी है कि टेक्निकली फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान में सऊदी अरब का कोई रोल नहीं है, जहां पे अमेरिका पिछले 20 साल एंगेज रहा, यूएई कतर का ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। सो आपको नहीं लगता कि यूएई को प्रॉप अप किया जा रहा है, वो थोड़ा मॉडरेट था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है एक प्रोग्रेसिव कंट्री के तौर पे, और वो जो मोहम्मद बिन सलमान ने विजन 2030 वो सारा शुरू तो किया है, बट ही इज टू स्लो, ही इज लेट इन ऑल दैट प्रोसेस। तो कहीं डेमोक्रेट्स को ये गलती भी लग गई है कि शायद ये पीछे रह जाएंगे। लेकिन ये भी बताइएगा कि क्या यूएई को ऊपर उठाया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आई थिंक दी अमेरिकन्स वांट यूएई एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया इन मिडिल ईस्ट। देखिए, इजराइल के सामने सबसे पहले यूएई ने घुटने टेके पूरी तरह से। यस, ना सिर्फ उन्होंने घुटने टेके और डोरमैट बन गए। ऑल ओवर आ गए इजराइल, टूरिस्ट आ गए, इन्वेस्टमेंट्स आ गए वगैरह वगैरह। लेकिन आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड कप में कोई पब्लिक की तरफ से जीरो रिस्पांस है इसराइल के लिए। इजरायली रिपोर्टर से तक नहीं बात कर रहे। जहां जहां इजरायली रिपोर्टर जा रहे हैं अरबों से बात करने के लिए, इंटरव्यूज लेने के लिए, वहां पे फलस्तीन जिंदाबाद, फलस्तीन के बारे में नारे लगा रहे हैं, मोरक्कन की टीम। सो इट इज बिकम वेरी क्लियर कि ये जो इन्होंने नॉर्मलाइजेशन जो की है इब्राहिमिक अकॉर्ड्स की, दिस इज नथिंग टू डू विद द अरब पब्लिक। ये सिर्फ 2-3 और वो सऊदी, और आपने देखा सऊदी अरेबिया ने नहीं किया अभी तक, और यूएई ने कर लिया है। पूरी यूएई ने इब्राहिमिक अकॉर्ड्स के जो जितने भी सारे डिमांड्स थे, पोस्टर चाइल्ड बन गया वो, और उसके नतीजे उसको I2U2 जैसी जगहों पर इम्पोर्टेंस। वरना I2U2 में ये इसकी क्या जरूरत है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूएई? तेल के अलावा क्या है वो बेचता है दुबई में दुकान? दुबई इज नथिंग बट अ मॉल। एक आध दिन ईरान कब्जा करके बैठ जाएगा, निकल लेगा सुबह में, मतलब मगरिब के बाद, और फजर तक पता भी नहीं चलेगा। इट हैज नथिंग, इट इज छोटा सा चेपी द शोरबा जो कहते हैं ना फारसी में, सो दैट इज व्हाट यूएई। सो इट्स नॉट एन इम्पोर्टेंट प्लेयर। उसके पास थोड़ा डिस्पोजेबल इनकम है तेल की वजह से, जिससे वो हथियार खरीदता है, जिस तरह खतर के पास है। और ऑयल, मतलब ये जो डिस्पोजेबल वेल्थ है उसका वो इस्तेमाल भी कुछ स्ट्रेटेजिकली नहीं करते ना। कतर ने $250 बिलियन सॉकर पे खर्च किए, और उसकी बदनामी ज्यादा हो गई है। आई गारंटी यू, अगर ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन पोल अगर आप ले लें वेस्ट में वर्ल्ड कप से पहले और बाद में, आई थिंक उसकी रेटिंग नीचे आएगी। सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि इस तरह की चीजें करते हैं ये, और एक दूसरे के कंपटीशन में, दोहा और दुबई जो एक दूसरे के कंपटीशन में, दे आर ट्राइंग टू डू दिस। दूसरी चीज ये है कि लोग ये नहीं जानते हैं कि वन ऑफ द रीजंस फॉर द सक्सेस ऑफ यूएई है कि वो ईरान के लिए रीसेलर रहा है ना। सो इन मेनी वेज दुनिया हैज लुक्ड द अदर वे। तो मैं यूएई को उतना इम्पोर्टेंट प्लेयर नहीं समझता जितना द यूएस इज गिविंग अटेंशन टू इट। यूएस इज गिविंग अटेंशन टू इट क्योंकि उसके पास पैसा है। देखिए, ये जो पैसे हैं ना, 50 बिलियन, 60 बिलियन, ये अगर उतने आप खर्च कर रहे हैं तो पीपल विल गिव यू इम्पोर्टेंस, लेकिन वो एक जंग में यूं खत्म हो जाए, एक हफ्ते में निकल जाएंगी सीरियसली, राइट? सो यहाँ वाशिंगटन में बहुत पैसे खर्च करते हैं। यूएई के जो एम्बेसडर हैं बहुत मशहूर हैं, वो उतैबा है उनका नाम, और इस तरह की चीज़ें। बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि फ्रॉम a strategic perspective in a defense setup UAE has anything to offer except subsidized weaponry. अब क्या क्या सऊदी, उनके पायलट्स क्या जबरदस्त पायलट थे क्या? उनके पास से आप स्क्वाड्रन्स लेंगे, अगर चाइना के साथ झड़प हो गई तो क्या ये कुछ भेजेंगे ताइवान की जंग में? नो, व्हाट आर दे गोइंग टू डू? दे माइट गिव 5 बिलियन, 10 बिलियन, से ज्यादा क्या क्या दे सकते हैं? अलबत्ता सऊदी अरेबिया इज ए डिफरेंट गेम। सऊदी अरेबिया बड़ा मुल्क है, आबादी भी बहुत ज़्यादा है, उसकी खुद की डोमेस्टिक आबादी कुछ 20 मिलियन के करीब है। उसकी इकॉनमी इस साल ही देख लें आप, 220-225 बिलियन डॉलर का उनको फ़ायदा हुआ है फ्रॉम ऑयल दिस ईयर अलोन। सो इट्स अ मच बिगर इकोनॉमी। G20 में आता है वो, एंड सो इट्स अ सीरियस प्लेयर। प्लस सऊदी अरेबिया का सॉफ्ट पावर भी तो है मुस्लिम दुनिया में, यूएई का कुछ भी नहीं है। मतलब लाइक यूएई कुछ बोलेगा तो लोग हंस जाएंगे।
बट सऊदी अरेबिया की बात और है, तो पीपल लिसन टू इट, इवन कंट्रीज लाइक मलेशिया, इंडोनेशिया, टर्की भी सुनता है उनकी बात। अगर कोई इंपॉर्टेंट मेजर मसले पे अगर सऊदी अरेबिया वांट्स टू हैव एन इवेंट, आई थिंक द एंटायर मुस्लिम वर्ल्ड विल रिस्पॉन्ड। बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर साहब इसको फिर आप कैसे देखते हैं कि दोनों मुल्कों की जो बायलैटरल ट्रेड है, कुछ सऊदीज तो कोई 33-34 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करते हैं, लार्जली पेट्रोल शेट्रोल केमिकल ये वो। चाइनीज़ भी कोई इतनी 31-32 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है, मतलब बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। तो जो सऊदीज को ये कहा है कि आप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बने, आप समझते हैं कोई दोबारा स्ट्रॉन्ग एफर्ट हो रही है बाय द चाइनीज टू सपोर्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव? देखिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स में आने से ये होता है कि इट इज लाइक सेइंग कि भाई आप हम एक किस्म से वो बया लेने की बात हो जाएगी, समझे आप? अरे Saudi Arabia can independently invest more money without being part of the Belt and Road Initiative. लेकिन Belt and Road Initiative is China's code word to become part of China's global sphere. तो ये ग्लोबल स्फीयर में बनेगा। आप देखना ब्रिक्स में भी लाने की कोशिश की जाएगी सऊदी अरेबिया को। सऊदी अरेबिया माइट आल्सो बिकम अ मेजर प्लेयर इन द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे ईरान आ रहा है, राइट? इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आप इमेजिन करें ये पोस्ट यूक्रेन वॉर वर्ल्ड ऑर्डर, जिसमें सऊदी अरेबिया, रशिया, चाइना, ईरान and India are not fully aligned with the US. Ab India will be the joker in the pack because India is not going to be fully aligned with China, but India will be fully aligned with Iran and Saudi Arabia and Russia. इन सबसे ताल्लुकात अच्छे हैं ना इंडिया के। सो और इंडिया तपा हुआ है कि ईरान के साथ वो इतना ट्रेड नहीं कर सक रहा वो सैंक्शंस की वजह से। वो चाबहार पोर्ट इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज काइंड ऑफ अंडरमाइंड अ लिटिल बिट बाय द यूएस सैंक्शंस ना। तो जब भी मैं कहता हूँ कि जो भी मुल्क ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड, इट इज अ कोड फॉर अ वर्ल्ड विथ लेस अमेरिकन इन्फ्लुएंस, और इंडिया बहुत इस्तेमाल करता है। तो इंडिया वांट्स अ मल्टीपोलर वर्ल्ड जिसमें इंडिया भी बोल सकता है, यूरोप भी बोल सकता, हम्म। समझे ना आप? तो उसमें ये होगा कि इस तरह के सैंक्शंस फिर ईरान पे नहीं लगे, फिर इंडिया कैन ट्रेड विद ईरान, ईरान के थ्रू सेंट्रल एशिया वगैरह-वगैरह सब जगह, राइट? इंडिया में कंस्पिरेसी थ्योरी ये फैलाई जा रही है कि ये क्योंकि एमबीएस वाज़ सपोज्ड टू गो टू इंडिया ना जी20 से 1-2 दिन पहले, तो वो विज़िट कैंसल हो गई। फिर वो कह रहे हैं कि इतने 30 प्लस एग्रीमेंट्स हैं, इसका मतलब ये ओवरनाइट तो नहीं ड्रॉ किए गए, तो दे बीन वर्किंग ऑन दिस फॉर अ व्हाइल। तो क्या चाइना ने ये कंडीशन लगाई कि आप इंडिया ना जाएँ, अगर हमारे साथ इतना अगर आप डील करने वाले हैं? And then they are saying कि this is actually not a two-party deal, it's a three-party deal with Pakistan involved. मतलब पाकिस्तान टिड्डे पे टिड्डा कहते हैं ना, वो पाकिस्तान is going along इस मसले पर। So I'm not very sure that Saudi Arabia and Pakistan, China जो अपने bilateral relations और global implications के बारे में सोच रहे हैं, I don't think they are taking into consideration what Pakistan thinks. And I don't think it matters to them what Pakistan thinks. पाकिस्तान अगर तालियाँ बजाता है तो ठीक है, अगर पाकिस्तान ऑब्जेक्ट करता है तो दे विल जस्ट टेल देम चलो आप पतली गली से निकल जाएँ, यू नो? सो दैट इज़ थिंग। सो मुझे लगता है कि दिस इज़ अ मेजर डेवलपमेंट, एक गेम चेंजर ज़रूर है, अगर वो एग्रीमेंट्स पे वो एक्ट करें। देखिए अभी तो वो पेपर पे है ना, वो सारे के सारे पेपर पर हैं। और अगर अमेरिका जाके बिहाइंड द सीन्स स्टार्ट्स वर्किंग ऑन ऑन देम, और उनको जाके देखिए अब इन दौरान अमेरिका ने चाइना को थोड़ा और पोक भी किया ना, ताइवान को 450 मिलियन, ये 450 मिलियन का चक्कर समझ में नहीं आ रहा है मुझे। पाकिस्तान को भी 450 मिलियन के सप्लाईज दे दिए, फिर अब ताइवान को भी 450 मिलियन के सप्लाई। मुझे लगता है कि वही कॉन्ट्रैक्ट का कॉपी खाली नाम बदल दिया, ताइवान को दे दिया टू प्रोवोक चाइना। मतलब इट इज ये विजिट के दौरान ही हुआ है वो। सो आई एम श्योर कि देयर इज अ टास्क फोर्स इन द व्हाइट हाउस व्हिच इज राइट नाउ लुकिंग एट
those agreements, and they will work on each item पे वो उसको डिसमेंटल करने के लिए they will definitely work. और जितना प्रेशर वो सऊदी अरेबिया पे डाल सकते हैं वो डालने की कोशिश करेंगे. आपको पता है यूएन में एक नया रेजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल में पास हुआ है आज या कल. सिर्फ इंडिया ने एब्सटेन किया, बाकी सब ने वोट किया यस, कि जो फ्रोजन एसेट्स होते हैं मुल्कों के, सम ऑफ इट विल बी यूज्ड बाय द यूएन ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट्स पर. अच्छा 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 अच्छा। तो जैसा कि अफगानिस्तान के 7.5 बिलियन जो फ्रोजन है, हो हम्म, सकता है अगर उसमें से 10% ले लें तो दैट इज स्टिल $750 million. हम्म, वो यूएन को फंड करने चले जाएंगे, यूएन के प्रोजेक्ट्स, राइट. हम्म, तो सऊदी अरेबिया पूरी तरह से वेस्ट के साथ अगर पंगा लेना चाह रही है, then it better start moving its assets out before they are frozen. हम्म, I don't think वहां तक की नौबत जाएगी because the Europeans are so dependent on energy. रशिया से अगर ना लें तो फिर क्या अमेरिका से लेंगे? अमेरिका 4 गुना ज्यादा कीमत पे बेच रहा है इनको, क्योंकि अमेरिका के पास कोई पाइपलाइन नहीं है. तो तेल को पहले वो लिक्विफाई करना पड़ता, फिर वहाँ पे ले जाना पड़ता, ट्रांसपोर्ट करना पड़ता, फिर वहाँ से वापस वो गैस के रूप में लेकर आए. सो इट्स लाइक अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. जो यूएस वो टेम्पररली 1-2 महीने कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट परमानेंटली रिलाई ऑन द यूएस टू सप्लाई एनर्जी टू यूरोप. तो सऊदी अरेबिया, इराक, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. अभी तक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के पास से इस मीटिंग के ताल्लुक से कोई ऐसा नोटवर्दी बयान नहीं आया, हम्म, राइट. बिल्कुल सही। हम्म, Yeah, we'll have to see कि इंडिया और यूएई क्या कहते हैं. मतलब it will be like a I2U2 का. हम्म, But you must also realize कि America took the first step in creating a new alignments in the Middle East, I2U2 के through और Abrahamic Accords के through. तो बिल- रीजन को तब्दीली अमेरिका ने ऑलरेडी शुरू कर दी थी ना, तो अब चाइना हैज कम इन नाउ इन अ बिग वे. चाइना के लिए अपॉर्चुनिटी थी. चाइना मिलिटरीली इंटरवीन नहीं करना चाहता, वो इकोनॉमिकली इंटरवीन करना, अब मिल गए उसको इन अ बिग वे. बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक जो है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ये जो आपने बात की कि जिस तरह एक जो सऊदीज हैं वो ये सोच रहे हैं कि हम भी मल्टी अलाइनमेंट रखें, इंडिया की तरह अपने आप को वो रखें। आप समझते हैं कि एक तरफ अमेरिकन इन्फ्लुएंस से निकलना, इधर आप चाइना के साथ करीब होते हैं तो जाहिर बात है इंडिया जैसे आपने जिक्र किया वो मुश्किल में चला जाता है वो उससे। लेकिन अगर आप अमेरिका चाहेगा कि इंडिया के साथ सऊदीज़ की अलाइनमेंट हो, क्योंकि एक चलो एक ग्रुप की अंडरस्टैंडिंग बनती है। तो ये जो सऊदीज़ मोहम्मद बिन सलमान जितने डिपेंडेंट हैं ऑन वेपन सिक्योरिटी, ये अपनी मल्टी अलाइनमेंट कर सकते हैं? इंडिया के पास तो वेपनरी है, चलो पैसा अभी उतना नहीं है लेकिन वेपनरी तो है। आपने देखा कि बाइडेन के फोन कॉल्स तक नहीं उठा रहे थे ये लोग, राइट. जी। जब ये फोन कर रहे थे तो दे वर नॉट इवन आंसरिंग हिज फोन कॉल. तो वो बड़ी हिम्मत की बात है. राइट. आई डोंट थिंक कि ट्रम्प के ज़माने में उनकी हिम्मत होती कि ट्रम्प का फ़ोन ना उठाएँ, यस वो तो। राइट? लेकिन बाइडेन के वो उन्होंने फ़ोन कॉल्स नहीं किया, बाइडेन ने जितना ऊपर-नीचे किया. और वो जो बाइडेन की जो विज़िट थी सऊदी अरेबिया, वो बेसिकली इसको बेइज़्ज़त करने के लिए थी ना. इट वाज़ टू ह्यूमिलिएट हिम एंड ही रियलाइज़ेज़ इट. मतलब बाइडेन को समझ में आ गया कि ये, और वो सारा का सारा फिस्ट बम्प वगैरह वो सब कोरियोग्राफ किया गया. आई हैव अ फीलिंग कि स्पेसिफिक डिमांड्स थे होंगे सऊदी अरेबिया के फॉर दिस मीटिंग कि आप यहाँ आएँगे और आप एमबीएस से मिलेंगे, ये नहीं कि मैं आके किंग से बात करूँगा, क्राउन प्रिंस से नहीं मिलूँगा. दे वांटेड दैट फोटोग्राफ, क्योंकि अगर बाद में एमबीएस के खिलाफ केसेस वगैरह अगर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन करता है, तो बाइडेन के साथ जो फोटोज़ है वो हर केस में, हर अखबार में छपते रहेंगे ना कि. तो सो दैट वाज़ इम्पोर्टेंट कि ही वाज़ एक्यूजिंग हिम ऑफ बीइंग ए क्रिमिनल एंड दे वांटेड हिम टू फ्रेटरनाइज़ पब्लिकली ना, सोशलाइज़ वो उनके साथ पब्लिकली करना था. तो दैट वाज़ सऊदी अरेबिया के लिए इन मेनी वेज़ इट वाज़ अ मोर सक्सेसफुल विज़िट. उन्होंने टेम्परेरीली तेल की कीमत कम करवाई, फिर उसके बाद ओपेक के थ्रू फिर बढ़वा दी, राइट? हम्म, तो सो दे गेव अमेरिका व्हाट इट वांटेड एट दैट टाइम. सो मिड टर्म के वक़्त उन्होंने तेल की कीमत कम कर दी, लेकिन बाद में बढ़ा दी 1 महीने के बाद, 1-2 महीने के बाद. सो इट इज़ वेरी क्लियर कि मतलब
that Saudi Arabia is upset and is willing to take, क्योंकि अगर अमेरिका हर चीज जो सऊदी अरब चाहता है वो रोक दिया है देने के लिए, इसके अगर आपको मैं कुछ दे रहा हूँ तो जब तक मैं वो चीज आपको दे रहा हूँ मैं आपको धमकी भी दे सकता हूँ कि मैं रोक दूंगा, राइट? लेकिन अगर मैं पहले रोक लिया फिर धमकी किस बात का दूंगा? ट्रू। सो वेपन्स इन्होंने देना बंद कर दिया। अब क्या मतलब ये यमन की जंग के लिए तो सो व्हाट इज गोइंग टू बी द थ्रेट दैट वी आर गोइंग टू स्टॉप गिविंग यू मोर वेपन्स, लाइक नो, यू हैव ऑलरेडी स्टॉप। और ब्लफ तो सारे कर दिए ड्यूरिंग द कैंपेन के दौरान, और उसके बाद जो 6 महीने साल थे वो बाइडेन के सारे ब्लफ जो थे दे वर ऑल रजिस्टर्ड। एब्सोल्युटली राइट, सही कह रहे हैं आप। हाँ, और द साउथीज मतलब दे डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स, मतलब दे लाइक टू वर्क बिहाइंड द सीन्स वगैरह, नहीं चाहते इस तरह का पब्लिक अटेंशन जिस तरह से बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में दिए थे। और आपको पता है कि खशोगी के किलिंग से पहले एमबीएस ने अमेरिका का टूर किया था जिसमें वो रूडी जूलियानी से लेके बिल गेट्स, सब यू नो, और मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, जो दूसरा मेयर था who ran for president न्यूयॉर्क का डेमोक्रेट, वो सबसे मिला, राइट? ही मेट ऑल ऑफ दिस बिग शॉट्स इन अमेरिका, बिल गेट्स के साथ स्टारबक्स में शायद कॉफी, इलॉन मस्क। सो उन्होंने बहुत पैसे खर्च किए थे टू प्रमोट एमबीएस एज द फ्यूचर किंग ऑफ सऊदी अरेबिया। जैरेड कुशनर के साथ भी पैसे दिए, ट्रम्प के फाउंडेशन को तकरीबन $100 मिलियन डोनेट किए, इन्होंने बहुत पैसे भी खर्च किए। फिर जब वो जिस तरह से अमेरिका रिस्पॉन्डेड तो उनके सारे वो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह तो डूब गए ना, मतलब पीआर के लिए। आई डोंट थिंक एमबीएस का इमेज विल एवर रिकवर इन द नियर फ्यूचर। और अमेरिका में रीजनेबल फ्रीडम तो है ना कि कोई ना कोई रिपोर्टर, कोई ना कोई ओपिनियन राइटर विल ऑलवेज कीप राइटिंग अबाउट इट एज इट गोज ऑन एंड ऑन, राइट? और अदनान खशोगी के बहुत दोस्त थे भी, मैंने भी उसके साथ 2 बार खाना खाया है। Yeah, I've had 2 meals with him over the last 10 years. एक शायद मिडल ईस्ट में, एक यहाँ वाशिंगटन डीसी में, and he was a very nice person, everybody liked him a lot. Came as a shock कि उसको जो उन्होंने मारा, it was quite बहुत ही गैर ज़रूरी थी। जितने वो नेगेटिव आर्टिकल्स वो लिख रहा था उससे ज़्यादा तो उसके बाद छपे। हाँ, वो तो बस यही तो गलती करते हैं, ये जो लोग सहाफ़ियों को मरवाते हैं, यही तो गलती कर जाते हैं कि भाई बाद में जो कुछ होगा वो तो कंट्रोल ही नहीं होगा आपसे। तो बजाय इसके कि पहले वो गुस्सा करने के उसी वक़्त थोड़ी-सी बर्दाश्त कर लें। बट एनी हाउ दिस इज़ हाउ ये एमबीएस के जो बड़े भाई साहब हैं, मैं उनके साथ, वो मेरे घर पे खाना खाए हुए हैं। अच्छा। जब तो वो मुझे कह रहे थे कि तुम बहुत लेट आए हो ऑन द सीन, और ये 10-15 साल पहले की बात कह रहा हूँ। आप बहुत लेट आए हो सीन में। एक ज़माना था 1980s में कि अगर आप लोगों को सिर्फ़ ये कह दें कि मैं सऊदी अरेबिया पे किताब लिख रहा हूँ, तो सऊदी अरेबिया आपको हज़ारों डॉलर, मिलियंस ऑफ डॉलर्स देके बंद करवा देती प्रोजेक्ट। तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी। यू वुड बिकम रिच बाय जस्ट सेइंग कि मैं लिख रहा हूँ। अब आप लिख लें उतना फ़र्क नहीं पड़ता उनको, बिकॉज़ उनका जो इमेज है इससे बुरा हो नहीं सकता, राइट? इससे बुरा उनका और इमेज खराब हो नहीं सकता। उसके बावजूद दुनिया उनके साथ इज़ विलिंग टू प्ले बॉल। So in that sense they are more secure than say a democracy। कि ट्रू, ट्रू। भाई अब ठीक है, जो कहना है कह दो, एंड एवरी चेंज इज़ अ पॉजिटिव चेंज। अब वो जैसा सलमान खान को भी बुला लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, राइट टूरिज्म भी शुरू हो गया, विजिट वीज़ास भी आ गए। So in many ways Saudi Arabia now is a much better place from any perspective than, except orthodox वहाबी पर्सपेक्टिव को छोड़ दें, तो बाकी सब पर्सपेक्टिव से सऊदी अरेबिया इज़ टुडे a better place than it was 3 years ago and 5 years ago ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और लेट्स सी इसको सऊदीज़ जो हैं वो अमेरिकन्स कैसे इंटरप्रेट करते हैं और क्या पर्सपेक्टिव्स आते हैं आने वाले दिनों में। और मेरा ख्याल है, लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक फॉर द यूरोपियंस
ये बड़ा इनकरेजिंग होगा कि एटलीस्ट अगर सऊदीज कर रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं। बल्कि आज ही मैं देख रहा था एक चाइना इंडेक्स एक रिपोर्ट भी आई है कि यूरोप में सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस है चाइना का वो जर्मनी के ऊपर, और दुनिया में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस पाकिस्तान के ऊपर है। सो लेट्स सी, देखते हैं कि ये क्या चाइनीज पावर। लोग देखिए सॉफ्ट पावर इंडेक्स जो आया है 2022 का, उसमें चाइना इज रैंक 4th। इतना चाइना के खिलाफ पब्लिसिटी होती है, वेस्ट में अथॉरिटेरियन स्टेट है, ये है वो है, इतना धूम धूम कर दिए। इंडिया के आप लोगों से बात सुने तो ऐसा कह रहे हैं जैसा कि चाइना इज अबाउट टू कोलैप्स, कल या परसों या ऑलरेडी हो गया है। हमको अभी तक खबर नहीं मिली कि चाइना की इकोनॉमी रुक गई। सो देयर इज सो मच ऑफ नेगेटिव पब्लिसिटी अबाउट चाइना, लेकिन उसके बावजूद उसका सॉफ्ट पावर देख के मैं दंग रह गया। उस द सॉफ्ट पावर 30 इंडेक्स नाम का है, उसमें जाकर देखें इज रैंक नंबर 4th। बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट, बिकॉज ऑफ इकोनॉमी, बिकॉज ऑफ जो अमन है वहाँ पे, कोविड को भी जैसे तैसे उन्होंने मैनेज किया। सब बहुत सारे लोगों का तो प्रॉब्लम डॉक्टर साहब फ्रीडम ऑफ स्पीच है ही नहीं है ना, दे डोंट इवन बिलीव कि यार ये भी कोई चीज़ है। सो बेटर लिव। तो फॉर एग्जांपल मैं अर्जेंटीना गया हुआ था तो अर्जेंटीना में मैं एज ए अमेरिका चेयर बन के गया था, वहाँ पे पढ़ा रहा था अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। तो मेरे जो ब्राजीलियन दोस्त थे वो मुझे कह रहे थे, ओह सो यू आर इन अर्जेंटीना। अर्जेंटीना नहीं कह रहे थे। अर्जेंटीना, हाँ। इतना ज्यादा चाइना का इन्फ्लुएंस है लैटिन अमेरिका में, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह। सो दे हैव अ वेरी गुड इमेज। आप किसी भी बड़े शहर में चले जाएं, ट्रिनिडाड में चले जाएं, टोबैगो चले जाएं, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और कोई अच्छी नई बड़ी सी बिल्डिंग अच्छी सी दिखती है, वो दैट इज चाइनीज इन्वेस्टमेंट, या चाइना ने बना के दिया है इनको। तो चाइना हैज इन्वेस्टेड इन अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में जिस हद से, विदाउट प्री कंडीशंस वगैरह, उसके वजह से दे डू एंजॉय सम गुड रेपुटेशन मतलब वहाँ पर। और चाइना में सारे के सारे जो प्रोफेसर्स थे पॉलिटिकल साइंस के, many of them were consultants for TikTok, which is a code word for basically being on the Chinese payroll. So they are all very happy. तो समझे आपके उनके क्लासेस वगैरह कैसे होंगे? It will be very sympathetic to China, ना? तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेट्स सी डॉक्टर साहब इस पे क्या आउटकम आता है फर्दर, और वी विल कीप ट्रैकिंग एंड वी विल कीप टॉकिंग। आपके साथ मिलके इस पे बात करते रहेंगे। नहीं, एंड व्यूअर्स डू वॉच कॉन्वर्सेशंस, इसको सब्सक्राइब करें डॉक्टर साहब के चैनल को। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तर खान साहब। थैंक यू Thank you very much, Khabar साहब। थैंक यू।